So SA 210, that is what beta? Agreeing the terms of audit engagement. What? Agreeing the terms of audit engagement. याद रखो ये जो essay है, this essay is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after 1st April 2010. ठीक है, ये आपका इफेक्टिव कब से बेटा? This essay is effective for audits of financial statement for periods beginning on or after 1st April 2010. Now essay 200 cover the following points. क्या क्या points cover करता है ये भी याद रखो. Scope, then objectives, then requirements, then fourth agreement on audit engagement terms. ठीक है, पहला scope हो गया, then objectives हो गया, requirements हो गया, then agreement on audit engagement terms हो गया बेटा. Then what बेटा? Recurring audit हो गया. What? Recurring audit. Then acceptance of a change in terms of audit engagement. And seventh point is what? Additional consideration in engagement acceptance. तो ये सारे points है. That is ये sorry essay 210 है ना, the 200 लिख दिया है. So this is what essay change करता हूँ मैं. This is essay 210. Right. So essay 210 cover the following points. तो ये points है बेटा जिसको अपने को आगे देखना है. Scope, objectives, requirement, agreeing on audit engagement terms, audits, acceptance of a change in terms of audit engagement, and finally additional consideration, right, in engagement acceptance. So let's see step by step what are given. So the very first point is what? See, the first point is what beta? Scope. What is given? Scope. So आपको scope में देखो क्या दिखाना है? See here, you can see scope. अब scope में क्या रहेगा बेटा? Establishes preconditions for audit. ये क्या establish करता है बेटा? Precondition for an audit. Scope क्या है बेटा? It establishes precondition for an audit, responsibility of management, those charged with governance. ठीक है? And auditor's responsibility. Right? So establishes what beta? It establishes preconditions for an audit. Essay 210 establishes precondition for an audit, responsibility of management, those charged with governance. बराबर है. TCWG जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, TCWG, those charged with governance and auditor's responsibility. ये पूरा स्कोप है. ठीक है, मतलब सिंपल सा फंडा है. एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट मतलब क्या? ऑडिटर ऑडिट करने के पहले टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है एंगेजमेंट का वो सब पे बराबर है मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट को एग्री करवा ले भाई. बाद में बोलना नहीं हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बराबर है. नहीं तो कोई भरोसा नहीं ना. अगर ये 210 नहीं हुआ एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कल को ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और मैनेजमेंट ने बोल दिया समझो कि अरे ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था, आपने आपकी वजह से हमारा इतना लॉस हो गया आपके ऑडिट की वजह से, बराबर है. ऐसा नहीं, अभी क्या करेगा, आपको लॉस भर के देना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर है. कल को ऑडिटर के ऊपर उंगली ना उठाए लोग. इसलिए पहले ही टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में जो भी होगा वो एग्रीमेंट बन जाएगा. प्री कंडीशन पहले ही स्टैब्लिश कर दो. क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पहले ही फिक्स कर लो, ताकि बाद में ये लोग नाटक ना करें कि अरे ये क्या हो गया, तुम्हारी वजह से तो हमारा इतना लॉस हो गया, ये हो गया, ऑडिट कर लिया आपने ऐसा, हमने तो ये बोला ही नहीं था आपको. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझा. इसलिए इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली क्या इशू किया बेटा? SA 210 बोला ऑडिटर भाई टेंशन नहीं लेने का, आप ये एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कर लो, सब प्री कंडीशन पहले एस्टैब्लिश कर लो. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कि भाई मैनेजमेंट देख मेरे को ये चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, मैं जिसको चाहूंगा उससे मिल सकता हूँ, मतलब ऑडिट के लिए, बराबर है. जिसको चाहूंगा उससे मिल सकता हूँ, इंक्वायरी कर सकता हूँ, सब पहले से ही प्री कंडीशन फिक्स कर लो, ताकि बाद में उठ के लोग खड़े होकर उंगली ना उठाए आपके ऊपर. ठीक है. सो ये सब स्कोप, ये पूरा स्कोप है उसका. एस्टैब्लिशेस प्री कंडीशंस, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी. ठीक है. एंड आफ्टर स्कोप द सेकंड पॉइंट इज व्हाट? नाउ सी, सेकंड पॉइंट इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव मतलब टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट. टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट. कभी एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने का?
व्हेन प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, जब प्री कंडीशन आपका प्रेजेंट होगा ऑडिट का, प्री कंडीशन सब हो चुका है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हो चुका है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन चुका है बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG, बराबर है। तो दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव्स, टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन, क्या है कि भाई प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट और कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस, बराबर है, ऑफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। इसलिए याद रखो 210 याद रखने का, क्या, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, क्या बेटा ये, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मतलब ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तो सब लोग मेरे साथ बोलो एक बार उधर ही डायरेक्टली, ऐसे 210 क्या, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब ऑडिट एंगेजमेंट, बोलो SA 210, what is SA 210? Agreeing the terms of engagement, मतलब audit engagement. Agreeing the terms of audit engagement. Agreeing the terms of engagement. याद रखने का, भूलने का नहीं, समझा? So agreeing the terms of audit engagement. Agreeing the terms of engagement, एकदम याद रहना चाहिए, समझा? और बड़ा ये सब करना है आपको, मतलब जो ऑडिटर बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो याद रखो टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू प्री कंडीशंस प्रेजेंट होना चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सब जो भी टर्म्स है उस पे एग्री होना चाहिए, बराबर है, मैनेजमेंट भी, राइट है। और आप तो भाई एंगेजमेंट कर रहे हो तो आप भी पहले बता दो मैनेजमेंट को ये सब कंडीशन है, ऐसा ऐसा होगा, बाद में नौटंकी करने का नहीं, समझा कि नहीं, कि अरे आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये सब मेरे को मांगता नहीं है ऑडिट के बीच में, एक तो वैसे इतना टेंशन रहता है, इतना काम रहता है, बराबर है, आपका मचमच नहीं चाहिए, ठीक है। मालूम पड़ा ये कर दिया वो कर दिया, तो पहले ही प्री कंडीशंस पे एग्री हो जाना है बेटा, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट, रिक्वायरमेंट्स, क्या बेटा, रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट में क्या है, पहला पॉइंट ए, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, तो पूरा प्री कंडीशंस प्रेजेंट होना चाहिए। पहले ही ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से TCWG मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से पूरा प्री कंडीशन फिक्स कर लेगा मैनेजमेंट से कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑडिटर क्या डिटरमाइन करेगा, whether the financial reporting framework to be applied in the preparation of financial statement is acceptable or not, ठीक है। वो देखेगा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो अप्लाई किया है कि नहीं, आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से होना चाहिए ना सब कुछ, बराबर है। तो वो देखेगा प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिटर प्रेजेंट है कि नहीं, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई हुआ है कि नहीं, ऑब्टेन करेगा एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, बराबर है। वो मैनेजमेंट से क्या करेगा, एग्रीमेंट ऑब्टेन करेगा, दैट इज ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके लिए, क्योंकि देखो अब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, वो तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर को तो ऑडिट करना है ना बेटा, है कि नहीं। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बेटा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसे मैनेजमेंट से क्या लेगा, एग्रीमेंट लेगा कि भाई आपने फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर निभाया है कि नहीं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद व्हाट, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो सब फॉलो किया है कि नहीं, इंक्लूडिंग देयर फेयर प्रेजेंटेशन, ठीक है। और इंटरनल कंट्रोल, क्या बेटा, इंटरनल कंट्रोल, फॉर सच इंटरनल कंट्रोल एज इज नेसेसरी टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था वो प्रॉपर है कि नहीं, बराबर है, उससे आपका मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होता, समझे कि नहीं, मालूम पड़ा। तो वो देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल एज इज नेसेसरी टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट जिसपे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं सब कुछ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था कि नहीं, उससे रिलेटेड क्या करेगा वो, एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑब्टेन करेगा। और फिर क्या, टू प्रोवाइड द ऑडिटर, क्या बेटा, सी, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विथ, सब एग्रीमेंट पहले ही कर लेगा भाई, मेरे को आप प्रोवाइड करोगे, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विथ व्हाट, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन पे एक्सेस कर सकता हूँ, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी ले सकता हूँ, और मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा एक्सेस करने में, मैं किसी भी पर्सन से क्या कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, बराबर है। और मैं किसी भी पर्सन से ले सकता हूँ इंफॉर्मेशन, तो आप उस पर्सन को प्रेशर ना डालो कि भाई ये ऑडिटर को कुछ इंफॉर्मेशन दे मत,
ठीक है, मालूम पड़ा? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मैं किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ विद इन द एंटिटी, दैट्स इट, बराबर है? तो ये सब क्या होना चाहिए बेटा, दीज ऑल आर व्हाट, देखो किसके अंदर है ये पॉइंट आपका, ये देखो सी, ये सारा पॉइंट ए, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, क्या बेटा, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट याद रखने का, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, सो सेकंड पॉइंट इज व्हाट, बी पॉइंट क्या है अभी, ए के बाद बी पॉइंट है लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। बेटा अगर इन्होंने कुछ भी लिमिटेशन डाला ना, कुछ भी लिमिटेशन, मैनेजमेंट या दोस्त शायद विद गवर्नेंस कोई भी लिमिटेशन पुट करेगा ऑडिटर के ऊपर, तो ऑडिटर के ऊपर लिमिटेशन आएगा तो वो इंडिपेंडेंटली तो ऑडिट कर नहीं पाएगा पूरा, ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे देगा, तो ओपिनियन डिस्क्लेम कर देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा, दैट्स इट, कि भाई मेरे ऊपर लिमिटेशन डाल रहा है, ऐसा थोड़ी चलेगा, मेरे को ऑडिट करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, लिमिटेशन आप मेरे ऊपर पुट करेगा तो नहीं चलेगा, डिस्क्लेमर दे देगा वो, बराबर है? डिस्क्लेमर मतलब एक तरह से नेगेटिव ओपिनियन, कि भाई संतुष्ट नहीं है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा। सो दैट इज व्हाट लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट, सो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा बेटा। तो इसलिए एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है, कुछ लिमिटेशन पुट किया तो डिस्क्लेम कर देगा ऑडिटर। तो ए बी हो गया, सी पॉइंट, सी पॉइंट मतलब क्या हो गया, अदर फैक्टर्स हो गया, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट। अब अदर फैक्टर्स क्या होगा, which affect audit engagement acceptance, other factors में क्या, if preconditions are not present, अगर precondition present नहीं है तो पहले ऑडिटर क्या करेगा, डिस्कस करेगा मैटर विद द मैनेजमेंट, अरे भाई क्या मैटर है रे बाबा, क्या है मैटर तुम्हारा, क्यों प्री कंडीशंस पे आप एग्री नहीं हो रहे हो, जो भी एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। हाँ अगर लॉ रूल्स रेगुलेशन बोलता है कि नहीं ये नहीं बनेगा तो ऑडिटर को भी मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लॉ सुप्रीम है, याद रखना, पहला लॉ है उसके बाद ऐसे है, ठीक है, लॉ सबसे पहला, मालूम पड़ा? तो लॉ अगर बोलता है तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अगर लॉ नहीं बोलता तो द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज ऑडिट एंगेजमेंट। कौन से केस में, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो नहीं हुआ है तो वो ऑडिट एंगेजमेंट में नॉर्मल सी बात है एग्री नहीं करेगा, ठीक है। अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं है तो कैसे एग्री करेगा, और इफ द एग्रीमेंट रेफर्ड टू हैज नॉट बीन ऑब्टेन, और उसने जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होता है ऐसे 210 के हिसाब से जो एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वो ऑब्टेन नहीं किया मैनेजमेंट से या टीसीडब्ल्यूजी से, टीसीडब्ल्यूजी मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो भाई वो क्या 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 ऑडिट एंगेजमेंट में एक्सेप्टेंस नहीं करेगा, मतलब सीधा सा बात है कि वो शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज ऑडिट एंगेजमेंट। अगर ये सब नहीं हुआ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं हो रहा है, अनएक्सेप्टेबल है तो नहीं करेगा फॉलो, मींस शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज ऑडिट एंगेजमेंट। और मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एग्रीमेंट ही नहीं दे रहे, उनसे एग्रीमेंट नहीं मिला तो फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फाइनली सब क्या होगा, उसका डिस्क्लेमर आ जाएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, दैट्स इट। जो फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट दैट इज व्हाट, एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। तो जब एग्रीमेंट होगा ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स का बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, तो द एग्रीड टर्म्स में जो भी एग्रीड टर्म्स होगा ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, है कि नहीं? अभी क्लाइंट क्या देगा ऑडिटर को, अपॉइंटमेंट लेटर कि भाई आप हमारे ऑडिटर हो, एंड ऑडिटर क्या देगा, एंगेजमेंट लेटर टू क्लाइंट, ठीक है ये सब एंगेज करेंगे, ये सब टर्म्स रहेगा, ये सब ऐसा ऐसा रहेगा, और जो भी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट है जो क्या इंक्लूड करेगा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट क्या रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, वो सब रहेगा लेटर में, बराबर है कि नहीं? एंगेजमेंट टर्म्स में, एंगेजमेंट लेटर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको फॉलो करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, और रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट्स टू बी इशूड, क्या, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट्स टू बी इशूड बाय द ऑडिटर एंड अ स्टेटमेंट दैट देयर मे बी सर्कमस्टेंसेस, ऑडिटर बताएगा वो टर्म्स में, ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में कि देयर मे बी सर्कमस्टेंसेस इन विच अ रिपोर्ट मे डिफर फ्रॉम व्हाट, जो भी रिपोर्ट होगा वो डिफर कर सकता है
फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट से। नॉर्मल सी बात है ना, एस्टिमेशन जो करते हो एक्सपेक्टेड कर सकते हो, एक्चुअल में डिफरेंस हो सकता है, बराबर, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये सब एग्रीमेंट होगा ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, याद रखने का, व्हाट एग्रीमेंट ऑन व्हाट ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, जो रिकॉर्डेड होगा इन व्हाट एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। नाउ रिकरिंग ऑडिट में ऑडिटर शेल असेस वेदर सर्कमस्टेंसेस लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया, ओनरशिप चेंज हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, बराबर, ये सब मींस ऑडिटर शैल असेस वेदर सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट टू बी रिवाइज्ड। उसको ऐसा लगता है कि जो ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स है वो रिवाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हुआ है, ओनरशिप चेंज हुआ है, व्हाटएवर, एंड देयर इज अ नीड टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, बराबर है, उसको रिमाइंड भी कराना है एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का, क्योंकि अभी ओनरशिप चेंज हुआ है, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिमाइंड कराना पड़ेगा। और अगर उसको चाहिए तो वो रिवाइज टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट टू बी रिवाइज, रिक्वायर द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट टू बी रिवाइज, एंड इज देयर अ नीड टू रिमाइंड द एंटिटी, व्हाट, नीड टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तो देखो अब क्या बोला, रिकरिंग ऑडिट्स में भी ऑडिटर शेल असेस वेदर सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट टू बी रिवाइज्ड एंड इज देयर अ नीड टू रिमाइंड द एंटिटी, वो रिमाइंड करेगा एंटिटी को, ठीक है, आपका ये सब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, सीनियर मैनेजमेंट चेंज है, ओनरशिप चेंज है, ठीक है, कुछ भी है, बट हमारा ये एग्जिस्टिंग टर्म्स था, देख लो ये एग्जिस्टिंग टर्म्स था जिसपे एग्री हुए थे, एग्री इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, बराबर है। अब जो रिवाइज करना होगा वो दोनों के कंसेंट से ही होने वाला है, अदरवाइज होगा नहीं, अच्छा, ठीक है। तो रिकरिंग ऑडिट में वो सब कंसेंट होना जरूरी है, और ऑडिटर क्या करेगा, रिमाइंड कराएगा कि देखो ये हमारा ऑडिट एंगेजमेंट हुआ है, अब भले आप चेंज हो गए हो लेकिन हमारा ये एग्जिस्टिंग आपका ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, इसके बेसिस पे, और जो भी रिवाइज करना है वो दोनों के कंसेंट होगा, अदरवाइज होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए तो है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि भाई जो बना है वो आपको फॉलो करना है, दैट्स इट, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है, मालूम पड़ा। अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस है तो उसमें दोनों का कंसेंट होगा, दैट्स इट। टॉपिक अभी 6 वाला पॉइंट क्या बोलता है इसमें, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब देखो जो भी चेंज होगा, बराबर है, इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है फॉर डूइंग सो, तो वो नहीं एग्री होगा, मत एग्री हो, फिर ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन, ये नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो, ठीक है, मालूम पड़ा, करेक्ट है, वो एग्री नहीं होगा। और अगर जो भी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज हो रहा है तो ऑडिटर एंड मैनेजमेंट दोनों का कंसेंट होना चाहिए, शैल एग्री ऑन एंड रिकॉर्ड द न्यू एग्रीमेंट, दोनों का कंसेंट होगा और उसके हिसाब से न्यू एग्रीमेंट वो रिकॉर्ड करेंगे, दैट्स इट, क्लियर है, मालूम पड़ा कि नहीं। सो ये चीज है बेटा कि भाई एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, व्हाट एक्सेप्टेंस मस्ट बी देयर, अगर उसको लगता है कि कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो एग्री नहीं होगा, दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एग्री, जो भी एग्रीमेंट है या एंगेजमेंट है, इज नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट। देखो अब क्या बोल रहे हैं इधर, पॉइंट क्या है, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री, क्या, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू अ चेंज of the terms of audit engagement and is not permitted by management, not permitted by management to continue the original audit engagement, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, भाई मैनेजमेंट एग्री नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मत एग्री हो, हम ऑडिट एंगेजमेंट विड्रॉ कर लेगा, बराबर है, मालूम पड़ा, ऑडिट एंगेजमेंट विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, एंड डिटरमाइन व्हाट, एंड वेट, वो ऑडिटर क्या करेगा, फिर विड्रॉ कर लेगा ऑडिट एंगेजमेंट अगर मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, और उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा बाकी लोगों को, जो भी है दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट, गवर्नेंस है, ओनर्स है, रेगुलेटर्स, उसको क्या करेगा, कम्युनिकेट भी करेगा, बराबर है। डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन इधर कॉन्ट्रेक्चुअल और अदरवाइज टू रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस टू अदर पार्टीज, तो अदर पार्टीज को वो सर्कमस्टेंसेस रिपोर्ट करेगा कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ है, ये लोग एग्री नहीं हो रहे, मैनेजमेंट एग्री नहीं हो रहा है, तो मैं अपना ऑडिट एंगेजमेंट का टर्म्स विड्रॉ कर रहा हूँ, दैट्स इट। और अगर ऐसा कुछ भी केस आया तो क्या करेगा, वो सीधा सा सवाल है, क्या करेगा, डिस्क्लेम कर देगा भाई, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ जाएगा,
एडिशनल कंसिडरेशन इन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। एडिशनल कंसिडरेशन क्या है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में? पहला क्या बोलता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सप्लीमेंटेड बाय लॉ और रेगुलेशंस, where there are any conflict between the financial reporting standards supplemented by law or regulation and the additional requirements, तो auditor shall discuss with the management। auditor क्या करेगा, management से discuss करेगा the nature of the additional requirement and shall agree whether, क्या बोलेगा कि जो भी additional requirement है can be met through additional disclosure। जो भी additional requirement है उसके लिए आपको additional disclosure करना पड़ेगा, और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपको जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसका डिस्क्रिप्शन देना है, राइट है। इफ neither of the above action is possible, the auditor shall determine whether it will be necessary to modify the auditor's opinion। तो वो अपना ओपिनियन उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, दैट्स इट। भाई ऑडिटर के पास पावर है, वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकता है, डिस्क्लेमर करना तो डिस्क्लेमर देगा, अदरवाइज जो भी मॉडिफाई करना है उसके हिसाब से वो क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है अपने ओपिनियन को, राइट है। अंडर एसए 705 किससे रिलेटेड है बेटा, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। फिर उसके बाद क्या बोलता है अपने को नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और रेगुलेशंस, ठीक है। अदर मैटर्स अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस, अगर कोई भी अदर मैटर्स है, इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन वुड बी अनएक्सेप्टेबल, अगर वो अनएक्सेप्टेबल है बट इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है, तो ऑडिटर शैल एक्सेप्ट ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट। बराबर है, देखो लॉ सुप्रीम है, लॉ के हिसाब से है तो फिर उसको मानना पड़ेगा। मैनेजमेंट एग्रीज टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर, अगर वो मैनेजमेंट एग्री हो रहा है एडिशनल डिस्क्लोजर प्रोवाइड करने के लिए तो ऑडिटर को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और अगर वो एंगेजमेंट में है तो भी मानना पड़ेगा, ठीक है। मींस the auditor's report on the financial statement will incorporate an emphasis of matter paragraph, emphasis on what beta, matter paragraph, that is drawing users attention to the additional disclosure, ठीक है। तो बेटा अगर ऐसा कुछ भी है, लॉ सुप्रीम है, लॉ के हिसाब से है तो उसको मानना पड़ेगा, और मैनेजमेंट ने एडिशनल डिस्क्लोजर दिया तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा, बट वो एम्फेसिस करेगा। एम्फेसिस मींस ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट will incorporate an emphasis on matter paragraph, ताकि वो यूजर का अटेंशन ड्रॉ हो कि भाई ऐसा लॉ के हिसाब से था इसलिए मैंने ये एक्सेप्ट किया है और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है। Unless the auditor is required by law or regulations to express the auditor's opinion on the financial statement by using the phrases present fairly in all material respects or give a true and fair view in accordance with the applicable financial reporting framework, the auditor's opinion, क्या बोल रहा है, the auditor's opinion on the financial statement will not include such phrases, ठीक है। तो जब तक auditor is required by law नहीं होता, unless the auditor is required by law or regulation to express the auditor opinion, वो ये सब प्रेजेंट नहीं करेगा। लॉ सुप्रीम है, याद रखना, लॉ क्या है, सुप्रीम है, जो भी रहेगा उसको अपना एम्फेसिस देना पड़ेगा मैटर पैराग्राफ में, लॉ के हिसाब से। लॉ पहले आएगा फिर ऐसे बाद में आएगा, उसके हिसाब से ऑडिटर अपना क्या करता है, पूरा ओपिनियन देता है, दैट्स इट। सो ये था अपना एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, पूरा एंगेजमेंट से रिलेटेड है बेटा। उसके हिसाब से जो भी होगा मैटर पैराग्राफ में 706 के हिसाब से उसको जो भी डिस्क्लोजर देना है ऑडिटर देता है, तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, मालूम पड़ा। और लॉ सुप्रीम है, उसके बाद ऐसे है, याद रखना, मालूम पड़ा कि नहीं, लॉ सुप्रीम उसके बाद आपका ऐसे है। तो ये पूरे पॉइंट्स याद रखने आपको। एडिशनल कंसिडरेशन में देख लिया ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सप्लीमेंटेड बाय लॉ और रेगुलेशंस, और आपका बी पॉइंट था फाइनेंशियल